गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। वंस अगेन ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश वेलकम्स यू ऑल द स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग आते हैं एक दूसरे टेंस में ही एक दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसा कि बच्चे एक बार बता दे रहा हूँ, जैसे इनकलाबी सीरीज़ बी आर गोइंग ऑन, तो इसी में आज का वीडियो जो होगा बच्चे ये 6th वीडियो है, यानी 6ठा वीडियो है। आज हम लोग डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की बात करेंगे। क्या होता है डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। और हम लोगों का भी टेंस चल रहा है बच्चे प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में बहुत सारी बात अभी बताने के लिए है ही, तो इसीलिए बच्चे आज मैं बता रहा हूँ डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो समझोगे बच्चे, जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे एक वाक्य है कि मैं तुमको दिल से, गौर से समझना सारे स्टूडेंट्स, मैं तुमको दिल से पढ़ाता हूँ। और एक वाक्य है मैं तुमको अंग्रेजी दिल से पढ़। अब यहाँ पर देखो कि मैं तुमको दिल से पढ़ाता हूँ और यहाँ पर है मैं तुमको अंग्रेजी दिल से पढ़ाता हूँ। तो ये सेंटेंस को गौर से ध्यान दो बच्चे, तो यहाँ पर पता ये चलेगा कि ये जो है मैं तुमको दिल से पढ़ाता हूँ ये सब्जेक्ट है, और पढ़ाता हूँ ये वर्ब है, और दिल से ये रेस्ट है, और तुमको ये ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में देखो बच्चे कितना ऑब्जेक्ट आया, एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगले वाले वाक्य को देखो कि मैं तुमको अंग्रेजी दिल से पढ़ाता हूँ, तो इस वाक्य में देखो कि मैं सब्जेक्ट है और पढ़ाता हूँ ये वर्ब है, और दिल से ये रेस्ट है। लेकिन बच्चा देखो, स्टूडेंट यहाँ पर देखो कि ऑब्जेक्ट इसमें दो आ गया, एक ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट आ गया। तो याद रखना बच्चे सिंपली कि ऐसा वाक्य जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ऐसे वाक्य को हिंदी में द्विकर्मक यानी द्विकर्मक वाक्य कहते हैं। द्विकर्मक का मतलब हुआ स्टूडेंट कि द्वि मतलब दो, कर्मक मतलब कर्म वाला, वाक्य मतलब वाक्य, तो दो कर्म वाला वाक्य। यानी कहने का गर्ज ये हुआ बच्चे कि ऐसा सेंटेंस अंग्रेजी में कोई या हिंदी में कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसे सेंटेंस को डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। यानी डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी द्विकर्मक वाक्य, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से अगर कभी पूछ ले कोई कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, आप डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से क्या समझते हैं, तो इसको तो मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। लेकिन बच्चे इसके साथ साथ यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट वेरी केयरफुली टू अंडरस्टैंड दिस वेरी आइटम्स कि व्हाट इज डायरेक्ट डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। देन आफ्टर डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस विल बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो विच पोर्शन ऑफ द सेंटेंस वुड बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और विच portion of the sentence would be indirect object. The direct object and indirect object, the differentiation between the two must be known to you. इस दोनों में क्या फ़र्क है बच्चे, ये आप तक क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस बात पे आ रहा हूँ कि डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते किसको हैं। तो इससे क्या समझे बच्चे, सारे स्टूडेंट गौर से समझना, क्या समझेगी जी। द सेंटेंस हैविंग two objects, the sentence having two objects is called diobjective sentence. The sentence having two objects is called diobjective sentence. तो क्लियर इसका डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होगा कि द सेंटेंस ऐसा वाक्य हैविंग टू ऑब्जेक्ट जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो इज कॉल्ड डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इसको डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो जैसे मैं तुमको दिल से पढ़ाता हूँ तो इसमें सिंगल ऑब्जेक्ट है जिसको डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं तुमको अंग्रेजी दिल से पढ़ाता हूँ तो मैं सब्जेक्ट है, ये पढ़ाता हूँ वर्ब है, दिल से रेस्ट है, और इसमें ऑब्जेक्ट देखो दो ऑब्जेक्ट आ गया, एक तुमको अंग्रेजी को, और दो ऑब्जेक्ट आ गया। चूँकि दो ऑब्जेक्ट आ गया इसीलिए ये सेंटेंस बच्चे डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाएगा। अब सवाल उठता है ये बताने का क्यों ज़रूरत पड़ा कि डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कुछ मुख्तलिफ किस्म से बनता है। तो इसीलिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट कीप इन योर ब्रेन कि डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है या नहीं है। चलो अब हम लोग जान लिए स्टूडेंट कि डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, चलो ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि क्या वेदर दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडिफिनिट और नॉट। इफ नॉट देन यू विल नॉट हैव टू थिंक एनीथिंग एल्स, बट इफ इट इज रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस तो देन देयर इज ए फार्मूला यू विल हैव टू अप्लाई। तब फार्मूला है, आपको अप्लाई करना है। तो क्या करना है बच्चे, देखो सबसे पहले देखो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो है, क्योंकि मैं तुमको दिल से पढ़ाता हूँ तो मतलब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ताहूँ आ गया। और मैं तुमको अंग्रेजी दिल से पढ़ाता हूँ, इसमें भी ताहूँ आ गया, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तब आगे देखो बच्चे कि जो ही हम जाने कि हाँ ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो फार्मूला हमने बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, और उसके बाद
मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, यानी उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले अगर वाक्य में मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है तो पहले मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तब ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद रेस्ट को रखेंगे। ये मैंने पढ़ा दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इंट्रोडक्शन दे रहा था मैं, तो इसको ध्यान में रखना कि फार्मूला है ये। तो अब आगे देखो बच्चे, इस फार्मूला के एतबार से अगर इस वाक्य को का ट्रांसलेशन बनाए तो ट्रांसलेशन इसका क्या होगा, देखो गौर से, कि मैं तुमको दिल से पढ़ाता हूँ। तो मैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये है और यहाँ पर सब्जेक्ट ये है मैं, और मैं का अंग्रेजी आई होता है, तो ये बच्चा ख़त्म हो गया। उसके बाद वर्ब, वर्ब कौन है, पढ़ाना, पढ़ाना का अंग्रेजी टीच होता है, तो आई टीच ये ख़त्म हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, तुमको, और तुमको का अंग्रेजी होता है यू, तो ये बच्चा ख़त्म। अब उसके बाद बच्चा बच्चे रेस्ट, यानी रेस्ट, रेस्ट को लास्ट में रख देंगे, और दिल से का मतलब हुआ एट हार्ट। तो इस तरीके से बच्चे ये सेंटेंस हो गया। लेकिन अगले वाले वाक्य को गौर से देखना कि मैं तुमको अंग्रेजी दिल से पढ़ाता हूँ, तो ठीक है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये फार्मूला का अप्लाई करो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो ये बच्चा खत्म हो गया। उसके बाद वर्ब, वर्ब कौन है, पढ़ाना, पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है, टीच, तो आई टीच, ये बच्चा भी खत्म हो गया। अब सवाल उठता है बच्चे कि उसके बाद मॉडिफाइड इसमें नहीं है, तो इसके बारे में नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर आएंगे। तो अब जब ऑब्जेक्ट पर आए बच्चे, तो यहाँ पर गौर से देखना कि तुमको और अंग्रेजी दो ऑब्जेक्ट आ गया, तो आप किस ऑब्जेक्ट, यानी जब याद रखना हमेशा कि जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आता है तो दोनों ऑब्जेक्ट का अलग अलग नाम हो जाता है। एक ऑब्जेक्ट को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी वस्तु को बताए, या किसी भाषा का नाम, या किसी चीज़ का नाम, किसी वस्तु का नाम को बताए, तो यानी वस्तु सूचक, यानी जो वस्तु की तरफ इशारा करे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन जस्ट इसका उल्टा कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी मानव जाति के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हमको, तुमको, उनको, मम्मी को, पापा को, खाला को, नानी को। अब यहाँ देखो क्या है, तुमको, ये कोई ना कोई इंसान है, तो याद रखना एक टेक्निक है, इंसान तो इनडायरेक्ट, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ये हम याद रखना कि डायऑब्जेक्टिव सेंटेंस दो तरह का होता है, क्योंकि उसमें दो, डायऑब्जेक्टिव सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होता है, तो दोनों ऑब्जेक्ट का अलग अलग नाम होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मानव जाति को जो बताता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो वस्तु को बताता है तो उसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जनरली नियम है, आफ्टर ऑल तो बच्चा है क्या, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो फार्मूला है कि वर्ब के बाद मॉडिफाइड अगर ना हो तो ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट को दो, तो ये तो ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट होता है। अब बच्चा सोचेगा चलो भाई ये ऑब्जेक्ट है तो किसी को रख दे, ये भी तो ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट, मान लो कि हम इसको रख देंगे अंग्रेजी को, तो आई टीच यू, सॉरी या इंग्लिश दो, गो आई टीच, यानी अंग्रेजी को पहले रखेंगे तो आई टीच इंग्लिश, तो आई टीच इंग्लिश, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट को दे देंगे, यानी यू, आई टीच इंग्लिश यू, उसके बाद ये दोनों खत्म हो गया। तो अब बचा क्या बच्चे की रेस्ट, दिल से, तो दिल से का अंग्रेजी होता है एट हार्ट। तो इस तरीके से वाक्य बन गया, लेकिन बच्चा वाक्य गलत हो गया। ठीक है, क्यों गलत हो गया, यहाँ पर देखो गौर से कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जनरली नियम ये है ग्रामर का कि अगर वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए तो पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखिए, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखिए। तो मतलब हुआ बच्चे कि ये सेंटेंस गलत हो गया, बिल्कुल गलत। तो राइट क्या होगा कि आई टीच, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। अगर वाक्य में देखेंगे दो ऑब्जेक्ट है तो दिमाग लगाएंगे कि दो ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है एक इनडायरेक्ट होगा एक डायरेक्ट होगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तुमको है, और तुमको का अंग्रेजी क्या होता है जी, यू, और उसके बाद ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू हुआ, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, अंग्रेजी, और अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। तो अब यहाँ गौर से देखो बच्चों कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आई टीच यू इंग्लिश, अब उसके बाद मतलब ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये तो पहले ही खत्म हो गया था। अब बचा क्या जी, रेस्ट, दिल से, तो लगा देंगे यहाँ पर एट हार। तो इस तरीके से देखो बच्चे ये सेंटेंस राइट हुआ। पता ये चला कि जनरली अगर सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाए तो पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखिए, तब फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखिए। तो ये वाक्य दुरुस्त है, ये वाक्य गलत है। लेकिन कोई बच्चा, जिद्दी किस्म का बच्चा ये बोले कि नहीं सर ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, यानी ये भी ऑब्जेक्ट है, ये हम इसको पहले रखेंगे इसको बाद में रखेंगे क्योंकि दोनों तो ऑब्जेक्ट ही है, तो वो बच्चा सेंटेंस इस तरीके से बोलेगा कि हम ऐसे लिखेंगे सर, आई टीच, और इंग्लिश को हम पहले देंगे, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, और उसके बाद बोलेगा कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में रखेंगे, आई टीच इंग्लिश यू एट हार्ट। तो ऊपर में हमने क्या बताया बच्चे कि ये सेंटेंस क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम वही है ना, आई टीच इंग्लिश यू एट हार्ट। तो ऊपर में वाक्य गलत हो गया, लेकिन वो बच्चा जिद धर लिया है कि नहीं हम ऐसे ही लिखेंगे सर, क्योंकि ये भी तो ऑब्जेक्ट है, ये भी तो चाहे डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट, ये भी तो ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आखिर ऑब्जेक्ट तो है ना।
तो हम ऐसे ही बोलेंगे। तो अब ग्रामेरियन माइकल स्वान जैसा है, बहुत सारे ग्रामेरियन है, तो ग्रामेरियन ने कहा कि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं, इनडायरेक्ट को बाद में रखते हैं, तो ये गलत। लेकिन फिर ग्रामेरियन ने एक सहूलत के लिए बताया कि अगर आपको इनडायरेक्ट को पहले नहीं रखना है, यानी इनडायरेक्ट को बाद में रखना है, डायरेक्ट को पहले रखना है, यानी डायरेक्ट को पहले इनडायरेक्ट आप ऐसे ही लिखना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वाक्य को शुद्ध करने के लिए आपको दोनों के बीच में, यानी डायरेक्ट को अगर पहले रखते हैं, इनडायरेक्ट को बाद में रखते हैं, तो इस स्थिति में दोनों के बीच में प्रीपोजिशन टू देना होगा। तो इस लिहाज से बच्चे यहाँ पर अगर हम टू दे देते हैं, यानी आई टीच इंग्लिश टू यू एट हार्ट, तो तब इस स्थिति में वाक्य बच्चे दुरुस्त हो जाता है। तो हमेशा याद रखना बच्चे कि पता ये चला कि एक है मैं तुमको अंग्रेजी दिल से पढ़ाता हूं, तो इसका ट्रांसलेशन कितने तरीके से बना, दो तरीके से बना। चाहे तो उसी वाक्य को हम ऐसे बोल सकते हैं आई टीच यू इंग्लिश एट हार्ट, या उसी वाक्य को हम ऐसे बोल सकते हैं आई टीच इंग्लिश टू यू एट हार्ट। तो ये बताना जरूरी इसलिए है बच्चे, अगर एग्जामिनेशन में जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे एग्जामिनेशन में और ग्रेजुएट लेवल एसएससी में तुम बैठते हो, तो वहाँ इस तरीके से वाक्य दे देगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो याद रखना हमेशा कि आई टीच यू इंग्लिश एट हार्ट, तो ये वाला सेंटेंस का अलग तरीके से पैसिव वॉइस बनेगा, और आई टीच इंग्लिश टू यू एट हार्ट ये वाक्य का पैसिव वॉइस अलग। यानी मतलब हुआ जिस तरीके से मैं तुमको अंग्रेजी दिल से पढ़ाता हूँ, तो दो तरीके से वाक्य बना इसका, चाहे आई टीच यू इंग्लिश एट हार्ट या आई टीच इंग्लिश टू यू एट हार्ट, तो दो तरीके से। तो इस वाक्य को दो तरीके से पैसिव वॉइस भी बनाया जाता है, और क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, तो वहां पर दे देगा, दोनों दे देगा, ए में दे देगा ये, और ऑप्शन जब देगा तो ए में दे देगा ये वाला वाक्य, और बी में दे देगा ये वाला वाक्य, और सी में दे देगा दोनों, यानी ए एंड बी, और डी में दे देगा नन। तो आंसर कौन होगा जी, सी नंबर आंसर होगा। क्यों कि इसीलिए आपको जानना जरूरी है बच्चे कि ये जो है आई टीच यू इंग्लिश एट हार्ट और आई टीच इंग्लिश टू यू एट हार्ट दो तरीके से एक ही वाक्य का ट्रांसलेशन बना, तो मतलब हुआ इसका पैसिव वॉइस भी दो तरीके से बनेगा। जैसे आई टीच यू इंग्लिश एट हार्ट, तो क्या होगा कि यू आर टाउट इंग्लिश बाई मी एट हार्ट, एक तरीके से ये होगा, और क्या होगा इंग्लिश इज टाउट टू यू बाई मी एट हार्ट। तो यानी दो तरीके से इस वाक्य का पैसिव वॉइस बनेगा। तो मैं जब वॉइस पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा, लेकिन अभी आप डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को समझ गए सारे बच्चे। तो अब अगर समझ गए तो इस आधार पर मैं कुछ वाक्य दे रहा हूं, आप गौर से सारे बच्चे तुम लोग बनाओ, देखें फटाफट मेरे साथ में कितना समझे हो तुम लोग। तो गौर से समझो डियर स्टूडेंट कि जैसे एक वाक्य है कि वह मुझे एक खूबसूरत गिफ्ट देना चाहता है, वो मुझे एक खूबसूरत गिफ्ट देना चाहता है। तो गौर से समझना सारे डियर स्टूडेंट कि वह सब्जेक्ट है इस वाक्य में, और चाहता है ये वर्ब है, देना मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है। और अब यहाँ देखो जी, मुझे ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक खूबसूरत गिफ्ट ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये किसी वस्तु को बता रहा है, तो मतलब वह ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये मुझे मतलब कोई इंसान है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये तो सब्जेक्ट है। तो वह मुझे एक खूबसूरत गिफ्ट देना चाहता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? वो सब्जेक्ट है और चाहता है वर्ब है, देना मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है, एक खूबसूरत गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे बच्चे। तो देखो फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले ये सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद वर्ब, इसमें मॉडिफाइड है तो उसके बाद मॉडिफाइड, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो अब इसको दोनों तरीके से हम दे सकते हैं, चाहे तो इसको पहले देंगे उसको बाद में देंगे, या उसको पहले देंगे इसको बाद में देंगे। अगर इसको पहले देंगे और उसको बाद में देंगे तो बीच में प्रीपोजिशन टू लगाना होगा। तो इसीलिए इस वाक्य को हम बनाते हैं। तुम लोग देखो बच्चों कि वह मुझे, तो वह सब्जेक्ट कौन है, वह, तो ये बच्चा खत्म हो गया। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, वर्ब दो। वर्ब क्या है जी, चाहना। चाहना का अंग्रेजी क्या होता है, वांट। तो क्या हो जाएगा बच्चे कि यहाँ पर देखो वह का अंग्रेजी क्या जी, ही, मतलब वो चाहता है, तो मतलब कोई मेल है। वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही। तो ही, अब ये देखो यहाँ पर ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए वर्ब में क्या, कौन वर्ब लगेगा, V1 लगेगा या V5 लगेगा, तो V5 लगेगा। तो ही वांट्स, पता चला ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब फॉर्मूला क्या कहता है, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट कौन है, देना। देना का अंग्रेजी क्या होता है, गिव, और गिव मतलब टू गिव, यानी मॉडिफाइड का मतलब उससे पहले टू लगेगा, तो टू गिव। तो पता चला बच्चे ये खत्म हो गया। अब सिंपली हमने क्या कहा है कि आप सबसे पहले वाक्य में क्या करें कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखें, उसके बाद डायरेक्ट, कोई झमेला नहीं। अगर डायरेक्ट को रखेंगे, इनडायरेक्ट को रखेंगे मुझे, तो मुझे का अंग्रेजी क्या होता है, मी। तो ये बच्चा खत्म हो गया। और उसके बाद ये देखो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो अ ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत गिफ्ट का अंग्रेजी क्या होता है कि ए ब्यूटीफुल गिफ्ट।
अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो ये वाक्य बच्चा बिल्कुल दुरुस्त हो गया। लेकिन अगर ये देखो यहाँ पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब कोई बच्चा बोले कि नहीं सर इसको हम पहले रखेंगे इसको बाद में रखेंगे, तो सेम इसी तरीके से करेंगे। यानी इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ही वांट्स टू गिव, यानी इसको अगर पहले लिख दें कि अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गिफ्ट मतलब हुआ कि यहाँ पर देखो जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले रख दिए, अब उसके बाद इसको लिखेंगे कि ही वांट्स टू गिव अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, उसके बाद मी, यहाँ सिर्फ मी देंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा। तो राइट होगा क्या कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में रखे हैं, डायरेक्ट को पहले रखे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर टू लगेगा। तो पता ये चला ही वांट्स टू गिव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, ये सेंटेंस राइट है, और ही वांट्स टू गिव अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू मी, ये सेंटेंस भी राइट है। दोनों सेंटेंस राइट है। तो बात समझ में आ गई बच्चों कि डायरेक्ट को अगर पहले रखेंगे इनडायरेक्ट को बाद में, तो बीच में प्रीपोजिशन टू जोड़ना होगा। तो इस तरीके से वाक्य को बनाना है। सारे बच्चे समझ गए। डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसको हमेशा ज़हन में याद रखना। अगर ज़हन में याद रखोगे तो मैं आगे जब स्पोकन क्लास में स्पोकन पढ़ाऊंगा या फिर जनरल कम्पिटिटिव इंग्लिश को जो सोल्व कराऊंगा यहाँ पे, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जिसका भी अंग्रेजी हो, तो वहाँ पर मैं इशारे में बात करूंगा। देखो बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आपको वहाँ पर समझ में आनी चाहिए। फिर वहाँ पर मैं बताऊंगा नहीं इन चीज़ों को, इसीलिए मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ सिस्टमेटिकली सारी वीडियोज़ को देख लें आप, उसके बाद बात समझ में आएगी। तो देखो बच्चे इसी आधार पर मैं कुछ वाक्य दे रहा हूँ, मेरे साथ में सारे बच्चे एकदम बनाओ फटाफट। देखें तुम लोग कितना समझे हो मेरी बात को। अगर समझ गए हो अगर ये डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को, तो इसका मतलब वह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुम समझ चुके हो। और ये बात पता चलेगा जब आप अंग्रेजी में बात करोगे, अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ोगे, नॉवेल्स पढ़ोगे या कुछ पढ़ोगे, तो वहाँ समझ में आएगी कि सर क्या बताए थे और ये इसका जानना कितना ज़रूरी है। जैसे देखो बच्चे एक वाक्य है कि वह मुझे रात में अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वह मुझे रात में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो गौर से देखो तो बच्चों यहाँ पे वह क्या है, सब्जेक्ट है, मुझे क्या है, ऑब्जेक्ट है, रात में ये क्या है, रेस्ट, अंग्रेजी क्या है जी, ये भी ऑब्जेक्ट, पढ़ाते हैं वर्ब, ये किसी भाषा का नाम है, मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ये वाला ऑब्जेक्ट जो मुझे, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अगर इतनी बात को समझे तो फटाफट फॉर्मूला लगाओ। वह का अंग्रेजी क्या होता है जी, पढ़ाते हैं, मतलब कोई मर्द है तो ही, ये बच्चा क्या हुआ, ख़त्म हुआ। उसके बाद वर्ब दो, फार्मूला यहाँ पर है। और पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है, टीच होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या हो जाएगा, टीचेज, ये बच्चा ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या देंगे जी, अब वाक्य में अगर मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है तो तब मॉडिफाइड देंगे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि कहीं पर मॉडिफाइड नहीं है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर आएंगे। तो ऑब्जेक्ट कौन है जी, देखो यहाँ पर मुझे, हमने क्या कहा कि सिंपली पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दो तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दो, तो टू का झमेला नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो मी, तो ये हो गया, ये बच्चा ख़त्म। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो क्या हो गया बच्चे कि ही टीचेज मी इंग्लिश, तो ये ख़त्म हो गया। अब वाक्य में बचा क्या जी, रेस्ट, रेस्ट को लास्ट में रेस्ट को रखेंगे, और रेस्ट क्या, रात में, और रात में का अंग्रेजी क्या होता है, एट नाइट। देखो बच्चे आराम से इसको समझो और नोट्स बनाते जाओ, वाक्य सही हो गया। अब इन चीज़ों को नहीं समझोगे तो अंग्रेजी बोलने की गारंटी मैं दे ही नहीं सकता हूँ। ये बेसिक चीज़ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड अनटिल एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड दिस वेरी आइटम्स वेल, तो इन फ्यूचर हाई लेवल थिंग्स यू कांट अंडरस्टैंड वेल। दैट इज व्हाई आई रिक्वेस्ट यू रिवाइज अगेन एंड अगेन एंड वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस डियर स्टूडेंट, कि जैसे बोलेंगे कि वे लोग, जैसे बोलेंगे कि वे लोग हम लोगों को, वे लोग हम लोगों को एक कीमती तोहफा, गौर से देखना कितना बड़ा वाक्य है, एक कीमती तोहफा देना चाहते हैं दिल से। तो गौर से देखो बच्चों कि वे लोग हम लोगों को एक कीमती तोहफा देना चाहते हैं दिल से। तो आप इसमें फटाफट चुनो, सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, तो वे लोग क्या है बच्चे, ये सब्जेक्ट है, वे लोग क्या है, सब्जेक्ट है, और हम लोगों को और एक कीमती तोहफा देना चाहते हैं दिल से। तो फटाफट देखो जी, दिल से क्या हुआ, रेस्ट, चाहते हैं, ये क्या हुआ बच्चों, वर्ब, देना, ये क्या हुआ बच्चों, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ दो ऑब्जेक्ट आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया।
अब यहाँ पर गौर से देखो कि हम लोगों को, कोई इंसान है तो इसीलिए ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया बच्चे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर आपको अगर अच्छे से पकड़ नहीं है तो आप कैसे जानोगे कि ये डायरेक्ट को पहले रखेंगे, इनडायरेक्ट को बाद में रखेंगे, या इनडायरेक्ट को पहले रखेंगे, डायरेक्ट को बाद में रखेंगे। हमने बताया कि डायरेक्ट को अगर हम पहले रखें, इनडायरेक्ट को बाद में रखें, तो बीच में प्रीपोजिशन क्या, टू देना होगा। और आपको पता ही नहीं है कि डायरेक्ट कौन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, तो ऐसी स्थिति में क्या मिस्टेक नहीं, ब्लंडर करेंगे और ना ही आपसे वॉइस बनेगा सही, ठीक है ना। तो इसीलिए समझना जरूरी है बच्चों इसको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। अब यहाँ पर समझो कि वे लोग हम लोगों को एक कीमती तोहफा देना चाहते हैं दिल से। तो सबसे पहले ये क्लियर करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो बिल्कुल है, चाहते हैं आ गया। और ज्यों ही ये आया तो फॉर्मूला खट से अप्लाई क्या करेंगे जी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों कि सबसे पहले इस वाक्य में देखो कि सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट कौन है, वे लोग, और वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दे, ठीक है ना। ये बच्चा खत्म। उसके बाद वर्ब, क्या है फॉर्मूला, वर्ब, वर्ब कौन है, चाहना, चाहना का अंग्रेजी क्या होता है, वांट, और यहाँ पर V1 ही लगेगा, क्यों जी, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। बताया है कि दे के साथ में V1 का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पता चला क्या बच्चे, ये वर्ब खत्म हो गया। इसके मॉडिफाइड, मॉडिफाइड कौन है, देना, देना का अंग्रेजी क्या होता है जी, टू गिव, ठीक है ना। यानी देना का अंग्रेजी क्या हुआ, गिव, लेकिन मॉडिफाइड है इसीलिए उससे पहले क्या लगा दिए, टू, तो टू गिव, ये बच्चा खत्म हो गया। उसके बाद आया बच्चे ऑब्जेक्ट आया। अब जिसको मर्जी तुमको रखने का, चाहे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखो, फर्क यही होगा कि इसको अगर पहले रखोगे और इसको बाद में रखोगे तो बीच में प्रीपोजिशन टू लगाना होगा। अगर क्या कहते हैं इसको रखोगे तो कुछ भी नहीं, इसको रख दो, उसके बाद उसको रख दो, वहां पर टू लगाने की जरूरत नहीं है। टू कब लगाएंगे, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देंगे। जैसे एग्जाम्पल, अकीमती तोहफा, तो क्या हो जाएगा जी, अकोस्टली, अकोस्टली गिफ्ट। तो पता ये चला कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या कर दिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख दिए, तो ये बच्चा खत्म हो गया। उसके बाद इनडायरेक्ट को ऑब्जेक्ट को रखेंगे, हम लोगों को, हम लोगों का अंग्रेजी क्या होता है जी, अस, लेकिन इनडायरेक्ट को बाद में रख रहे हैं यानी अस को, तो बीच में प्रीपोजिशन क्या आएगा, टू आएगा, तो टू अस हो जाएगा। अगर टू नहीं देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो पता क्या चला बच्चे, ये भी खत्म। अब वाक्य में देखो क्या बचा, रेस्ट, रेस्ट कौन है, दिल से, तो दिल से का अंग्रेजी क्या होता है, एट हार्ट। तो इस तरीके से देखो बच्चे कितना लंबा लंबा सेंटेंस है, लेकिन आसानी से बन रहा है ना, तो सारे बच्चे प्रैक्टिस करोगे। अगला वाला वाक्य को देखो गौर से, इसी तरीके का वाक्य दे रहा हूँ और तुम लोग दिमाग लगाओ, फिर मैं तो बना ही दूंगा, लेकिन तुम लोग भी अपना दिमाग खुद, यू मस्ट अप्लाई योर ब्रेन फर्स्ट, देन आफ्टर आई शैल टीच यू, तो इट विल जस्ट मेक प्लेस इन योर माइंड, दिमाग में जगह बनाएगा, बैठ जाएगा। अब देखो बच्चे, हम बोलेंगे कि कुछ लोग, कुछ लोग, कुछ लोग मुझे, कुछ लोग मुझे एक 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 कीमती, कीमती किताब देना चाहते हैं। देखो, कुछ लोग मुझे एक कीमती किताब देना चाहते हैं गिफ्ट में, क्या जी, गिफ्ट में, गिफ्ट में। तो अब यहाँ गौर से देखो जी, गिफ्ट में मैं आ गया, ये क्या हो गया, रेस्ट। अब देखो यहाँ पर चाहते हैं और देना, ये मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट और ये वर्ब, और क्या कहते हैं, एक कीमती किताब, जो देना जो चाहते हैं मुझे और किस चीज़ को, एक कीमती किताब को, तो ये क्या है जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अब कुछ लोग, ये क्या है जी, सब्जेक्ट। तो इसी फार्मूला पर धकाधक बैठेगा, तो कुछ लोग का अंग्रेजी क्या होगा जी, सम पीपुल, यानी सम पीपुल। तो ये पता, ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट खत्म। उसके बाद वर्ब दो, वर्ब क्या है जी, चाहना, चाहना का अंग्रेजी क्या होता है, वांट। तो पता चला कि ये भी खत्म। और उसके बाद क्या, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, मॉडिफाइड मतलब क्या है, देना, देना मतलब गिव, लेकिन उससे पहले क्या लगेगा, टू, तो टू गिव, तो ये बच्चा खत्म हो गया। अब बचा क्या जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको रखो, यानी इसमें यहाँ पहले रखे थे, उसके बाद में इनडायरेक्ट को रखे थे। इसमें क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट को पहले रखते हैं, जैसे सम पीपल वांट टू गिव, और मुझे तो मी, यहाँ पर अब टू नहीं लगेगा, ये बच्चा खत्म। और एक कीमती किताब, तो अ कॉस्टली बुक, अ कॉस्टली बुक। तो देख रहे हो बच्चे कितना लंबा लंबा सेंटेंस है, आसानी से बन रहा, हो गया। अब बचा क्या जी इसमें, गिफ्ट में, गिफ्ट में, तो गिफ्ट में मतलब हुआ गिफ्ट के शक्ल में, तो एज अ गिफ्ट, एज अ गिफ्ट, या इन गिफ्ट भी बोल सकते हैं, इन गिफ्ट, ठीक है ना। तो हो गया वाक्य। उसी तरीके से अगला वाला वाक्य देखो बच्चे, कि रानी एंड सोनी, ठीक है, रानी और सोनी हम लोगों को, हम लोगों को, रानी एंड सोनी हम लोगों को एक खूबसूरत, एक खूबसूरत कार देना चाहती है,
ठीक है, खुशी खुशी, खुशी खुशी, ठीक है ना जी, खुशी खुशी यानी खुशी से देना चाहती है, बहुत पैसा हो गया उन लोगों के पास। तो अब देखो कि रानी एंड सोनी ये क्या है बच्चे, सब्जेक्ट है। अब गौर से देखना, हम लोगों को और एक खूबसूरत कार, यानी हम लोगों को देगा और किस चीज़ को देगा, एक खूबसूरत कार को। तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट, फ़र्क क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या है जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और देखो यहाँ देना चाहती है खुशी खुशी, ये खुशी खुशी मतलब खुशी खुशी से एडवर्ब वाला रेस्ट है, तो ये रेस्ट हुआ। अब चाहती है ये वर्ब और देना ये क्या है बच्चों, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है। तो अब बैठाओ फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। लंबा वाक्य है तो क्या मतलब, रानी एंड सोनी, तो रानी एंड सोनी मतलब रानी एंड सोनी ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर बैठाओ। तो ये बच्चा खत्म। उसके बाद फार्मूला क्या है जी, वर्ब, वर्ब कौन है जी, चाहती है, चाहना का अंग्रेजी क्या होता है, वांट। अब यहाँ पर देखो बच्चे कि वांट ही होगा, वांट्स नहीं होगा, क्यों, थर्ड पर्सन तो है लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल यानी दो नाम आ गया, तो वांट ही होगा। पता चला क्या कि वर्ब खत्म हो गया। उसके बाद क्या फार्मूला, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड क्या है, देना, तो देना मतलब टू गिव, तो हो गया, ये बच्चा खत्म हो गया। अब देखो जी हम लोगों को, तो हम लोगों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख देते हैं, तो यानी अस, और एक खूबसूरत कार, तो एक खूबसूरत कार का क्या है, अ ब्यूटीफुल कार, ठीक है ना, ये बच्चा खत्म हो गया। अब बचा क्या जी, रेस्ट बचा। रेस्ट कौन है, खुशी खुशी, खुशी खुशी मतलब क्या हुआ, हैप्पीली, खुशी खुशी का मतलब क्या हुआ जी, हैप्पीली, ठीक है ना बच्चे, सारे बच्चे समझ गए होंगे। उसी तरीके से यहाँ पर देखो बच्चे एक वाक्य है कि मेरे पापा, क्या है, मेरे पापा मुझे 10,000 रुपया देना चाहते हैं, 10,000 रुपया देना चाहते हैं गिफ्ट में, मान लो गिफ्ट में, ठीक है, 1 घंटा के बाद, 1 घंटा के बाद। तो गौर से इस वाक्य को समझो बच्चों कि 1 घंटा के बाद, ये तो पहले रेस्ट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि मेरे पापा ये क्या है, सब्जेक्ट है, और मुझे और 10,000 रुपया ये ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। फ़र्क क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या है जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और चाहते हैं देना, दो वर्ब आ गया, तो एक तो क्या होगा जी, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब। अब जो गिफ्ट में, ये में आ गया बच्चे, ये क्या हो गया, रेस्ट, ठीक है। तो इसमें 2 रेस्ट आ गया। अब यहाँ पर गौर से समझो बच्चे कि मेरे पापा, तो मेरे पापा का अंग्रेजी क्या होगा जी, माई फादर। सबसे पहले देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट वाक्य है तो बिल्कुल है कि देना चाहते हैं, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट वाक्य है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या है जी, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, माई फादर, ये बच्चा खत्म, यानी माई फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब देंगे। वर्ब कौन है जी, यहाँ पर देखो चाहना, चाहते हैं, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, वांट्स हो जाएगा यहाँ पर, क्यों कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। पता चला क्या, ये खत्म हो गया। उसके बाद क्या देंगे, फार्मूला क्या है जी, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, मॉडिफाइड कौन है, देना, तो टू गिव, तो पता चला ये बच्चा खत्म। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दो, तो मुझे, तो मी, ठीक है ना, तो ये बच्चा खत्म हो गया। अब क्या देंगे जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, 10,000 रुपीज़, तो रुपीज़ 10,000, तो ये बच्चा खत्म हो गया। अब बचा जी गिफ्ट में, तो इन गिफ्ट, ठीक है, इन गिफ्ट, गिफ्ट में का अंग्रेजी क्या हो गया, इन गिफ्ट, तो ये बच्चा भी खत्म। अब बच्चा क्या, 1 घंटा के बाद, आफ्टर एन आवर, आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद का अंग्रेजी क्या हुआ बच्चा, आफ्टर एन आवर, और गिफ्ट में इसका अंग्रेजी क्या हुआ, इन गिफ्ट। तो देखो बच्चे कितना लंबा सेंटेंस है ये, कितना आसानी से बन गया, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हज़ारों सेंटेंस तुम लोग खुद से सोचोगे, खुद से बनाओगे कि मैं अपने छोटा वाला बेटा को एक खूबसूरत कार देना चाहता हूँ। आप मान लो अंग्रेजी में यही बोलना है तो क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू गिव अ ब्यूटीफुल कार टू माई यंगर सन, ठीक है ना, मैं अपने छोटा बेटा को एक खूबसूरत कार। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो आई वांट टू गिव यू अ गिफ्ट, आई वांट टू गिव यू अ गिफ्ट, या आई वांट टू गिव अ गिफ्ट टू यू, यानी दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि मैं तुम लोगों को गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो आई वांट टू गिव यू अ गिफ्ट, यानी यहाँ पर इनडायरेक्ट को पहले रख दिया, डायरेक्ट को बाद में। अब डायरेक्ट को बाद में रखते हैं, डायरेक्ट को बाद में रखते हैं, डायरेक्ट को पहले रखते हैं, इनडायरेक्ट को बाद में रखते हैं। तो गौर से देखना, तो पहले क्या बोले कि आई वांट टू गिव यू अ गिफ्ट, इसी को बोल सकते हैं आई वांट टू गिव अ गिफ्ट टू यू, ठीक है। मैं लंदन जाना, मैं तुम लोगों को एक कीमती तोहफा देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या, या वो मुझे एक कीमती तोहफा देना चाहती है, तो सी वांट्स टू गिव मी अ कॉस्टली गिफ्ट,
या शी वांट्स टू गिव अ कॉस्टली गिफ्ट टू मी, तो दोनों तरीके का सलाहियत आपके अंदर में बच्चा होना चाहिए। इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं अगले वाले जो वीडियो यानी 7th वीडियो जो होगा उसमें मैं इसी तरीके का बहुत सारा वाक्य दूंगा, लगभग 10, 12, 13 वाक्य दूंगा और आप लोगों को देख के बनाना है और फिर मैं बनाऊंगा, तो फिर ये बात समझ में आएगी कि आप किस हद तक बात को अभी तक समझे हैं। तो इस तरीके से बच्चे आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर स्पोकन इंग्लिश बट आल्सो फॉर कम्पिटिटिव इंग्लिश। व्हेन यू शैल बी जस्ट appearing a different type of examination, there most of the question will be asked related to die objective sentence, then you must have clear cut concept in your brain ki which portion of the sentence is direct object or indirect object. Dear student, I request you, if you have good command over that at the time of speaking English you will not have to face any difficulty, and the single sentence can be spoken by you in two different ways, and passive voice can be changed, the same sentence can be changed into passive voice in two different ways. That is why you must have good command over these very items. Thank you very much. Just citing one very beautiful शेर, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। एंड वन ब्यूटीफुल कोटेशन ऑफ APJ अब्दुल कलाम, वन ब्यूटीफुल हार्ट इज बेटर देन 1000 ब्यूटीफुल फेसेस, सो सेलेक्ट अ पर्सन हैविंग ब्यूटीफुल हार्ट, नॉट सेलेक्ट अ पर्सन नॉट हैविंग ब्यूटीफुल हार्ट। डियर स्टूडेंट, दैट इज व्हाई योर हार्ट मस्ट बी वेरी ब्यूटीफुल, क्लियर कट. Okay, then after only then, suppose that if your heart is very clear cut, if your heart is very beautiful, then you must share and subscribe the videos to a great number of students so that they also can get benefited. If anybody is going to get benefited, that means what, you are also helping him indirectly. So that means Vivekananda says, dear student, ki service to man is service to God. So we each and every one must think for the betterment, for the beautification, for the service of the general people of the world, not only in India but whole. We must think for the complete humanity, and complete human beings must be enjoying throughout the life, must be enjoying the life in a beautiful way. Thank you dear students. I hope you that you each and every student must be enjoying this very video well. Wishing you all the best.